अब हम लोग एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा पढ़ाते हैं। मुद्दा क्या है? पहले से तय है, मृदा अपरदन। अंग्रेजी में इसको कहते हैं सॉइल इरोजन। क्या कहते हैं? सॉइल इरोजन। और मृदा अपरदन को नेशनल क्राइसिस माना जाता है, राष्ट्रीय संकट। धीरे धीरे दुनिया भर की मृदा बंजर हो रही है और यूएनओ के आंकड़ों के अनुसार 2050 तक दुनिया की 90% कृषि योग्य भूमि क्या हो जाएगी? बंजर। तो क्या होगा? खाद्य सुरक्षा पर बुरा प्रभाव पड़ेगा, जीवन का अस्तित्व संकट में आ जाएगा। ठीक है। और मैंने बताया ये भी आंकड़ा, यूएनओ क्या कहता है, खाद्य एवं कृषि संगठन, विश्व खाद्य एवं कृषि संगठन है ना, रोम में, उसका भी कहना है कि हम अब अपनी जमीन से, मतलब दुनिया में जो जमीन है, तो हम इंसान कितना फसल ले सकते हैं? 80 से 100 फसल ले सकते हैं। यानी अधिक से अधिक 60 वर्ष तक खेती कर सकते हैं। यानी स्थिति क्या है? काफी गंभीर है। क्या है? काफी गंभीर है। तो इसी गंभीर विषय पर आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए, मृदा अपरदन। और मृदा अपरदन जो होता है वह दिखता नहीं है, बहुत लोग गंभीर भी नहीं होते हैं, इसलिए इसको रेंगती हुई मृत्यु कहा गया है। क्रीपिंग डेथ, धीरे 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 होता है। क्या कहा गया है? क्रीपिंग डेथ, रेंगती हुई मृत्यु। अब मृदा क्या है? पहले ही बताया मैंने, पृथ्वी के धरातल की ऊपरी परत है। क्या है? तो मृदा अपरदन क्या हुआ? वही ऊपरी परत का नष्ट हो जाना या बहकर चले जाना। ठीक है, ये क्या हो गया? मृदा अपरदन। तो जब ऊपरी परत नष्ट हो जाएगा तो वहां की जमीन जो है वह क्या हो जाएगी? व्यवहारिक कार्यों के उपयुक्त नहीं रहेगी, उर्वर नहीं रहेगी। तो मृदा अपरदन का मतलब यही हुआ, खेती योग्य नहीं रहना। ये क्या हो गया? मृदा अपरदन। व्यवहारिक कार्यों के लिए अनुपयुक्त हो जाना, ये हो गया मृदा अपरदन। तो मृदा अपरदन हम यहाँ पर शुरू कर रहे हैं और डायग्राम भी बना रहे हैं और डिटेल भी लिखवा रहे हैं, जल्दी होगा। तो आप लोग डिटेल लिखिएगा, बोर्ड बोर्ड पर हम डायग्राम बनाएंगे, बाद में होगा तो डायग्राम का फोटो खींच के रख लीजिएगा, उतार लीजिएगा घर पे। ठीक है, आप लोग डिटेल लिखते जाइएगा, डायग्राम में हम समझाते हुए चलेंगे। हमारा टॉपिक क्या है? मृदा अपरदन। और इसको जीएस के स्टाइल में पढ़ेंगे। तो क्या हुआ? अब यहाँ पर देखिए, मृदा जो ऊपरी परत जो हटती है, किन किन कारणों से हटेगी? प्राकृतिक कारणों से और मानवीय कारण से भी हटती है। मानवीय कारण से हटती है ऊपरी परत? नहीं होती, हटती है। अरे, इमारत खड़ा करते हैं तो क्या करते हैं? खोद खाद के बराबर कर देते हैं ना। इमारत खड़ा करते हैं ना, डायनामाइट से उड़ाते हैं, पशु चारण करवाते हैं, इंडस्ट्री खड़ा करते हैं, जंगल काटते हैं, सब जगह तो वही इरोजन हो रहा है। क्लियर? मानवीय कारणों से और प्राकृतिक प्राकृतिक कारणों से, बाढ़ मतलब जल या हवा उड़ा कर ले जाए, बर्फ से, हिम से होता है, हाँ, समुद्री लहरों से भी होता है। क्लियर है? तो एक कॉमन सेंस आप लोगों को दे रहे हैं। देखिए, अपर्दन जो है कहां कहां किन किन कारकों से होगा, कॉमन सेंस की बात है। जैसे यहाँ है राजस्थान, यहाँ किससे होगा अपर्दन? हवा से। गुड। क्या? क्या? लहरें।
यहाँ क्या हो गया, वायु। इस एरिया में बर्फ हिम क्रिया है, और नदी वाले एरिया में जल। समझ में आई बात? तो क्या क्या हुआ, मानवीय कारक छोड़ते हैं हम अभी, जब मानवीय कारक भी ले लेंगे, वायु, जल, हिम, लहरें एवं मानवीय कारणों से मृदा की ऊपरी परत का नष्ट हो जाना, अनुर्वर होना, व्यवहारिक कार्यों के अनुकूल नहीं रह जाना ही मृदा अपरदन कहलाता है। क्लियर हो गया? या हटा गया? क्या आ रहा बोलिए तो? वायु, जल, हिम, लहरें एवं मानवीय या सांस्कृतिक कारणों से क्या, परत का नष्ट हो जाना, मृदा का अनुर्वर हो जाना, कृषि योग्य नहीं रह जाना, व्यवहारिक कार्यों के योग्य नहीं रह जाना ही, देखिए, हाँ, क्या करता है, तालाब खानता है, एकदम सेंस ठेठ मगही बोलता है। चलो लिखो, आप लोग लिखते जाइए, हम यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करते जाएंगे। वायु, तो हम लोग मृदा अपरदन के क्या ये तो इंट्रोडक्शन मैंने बताया, मृदा अपरदन के प्रकार पढ़ेंगे, फिर कारण पढ़ेंगे डिटेल से, फिर मृदा अपरदन का परिणाम क्या हो रहा है, और मृदा संरक्षण के लिए या अपरदन को कम करने के लिए क्या किया जाना चाहिए, और फिर सरकार क्या कर रही है। तो कितना डायमेंशन हुआ, एक तो इंट्रोडक्शन मृदा अपरदन है क्या, दूसरा प्रकार, तीसरा कारण विस्तार से, प्रकार और कारण लगभग एक जैसा हो गया, ये हो गया, चौथा परिणाम, पांचवा उपाय, सरकारी प्रयास। क्लियर है? ये डायमेंशन, पहला डायमेंशन की शुरुआत करते हैं। वायु, जल, हिम, लहरों, लहरों कौन, समुद्री लहरों, एवं मानवीय या सांस्कृतिक कारणों से मृदा की ऊपरी सतह उर्वर सतह का नष्ट हो जाना, व्यावहारिक प्रक्रियाओं के लिए, विशेषकर कृषि कार्य के लिए बेकार हो जाना ही मृदा अपरदन कहलाता है। इसे रेंगती हुई मृत्यु भी कहा जाता है। क्रीपिंग डेथ, क्रीपिंग डेथ भी कहा जाता है। इस क्रम में मृदा की ऊपरी 2.5 सेंटीमीटर की परत नष्ट हो जाती है,
जो कृषि कार्य के लिए काफी जरूरी होती है। कृषि कार्यों के लिए कार्य, और ये 1-2 सेंटीमीटर बनने में ही सैकड़ों साल लग जाता है। समझ आई बात? तो नष्ट हुआ तो तुरंत फिर बनेगा नहीं। क्लियर है? राष्ट्रीय कृषि आयोग के अनुसार, पहले चेंज करके लिखिएगा, मृदा अपरदन भारतीय कृषि के लिए एक राष्ट्रीय संकट की तरह है। पहला चेंज, पिछले 40 वर्षों में विश्व की 40% ऊपरी मृदा नष्ट हो चुकी है। चालीस प्रतिशत ऊपरी मृदा नष्ट हो चुकी है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार मनुष्य के पास लगभग 80 से 100 फसलों के लिए ही मृदा 100 फसलों के लिए ही मृदा बची हुई है। जिसका अभिप्राय यह है कि अगले 60 वर्षों के लिए ही खेती की जा सकेगी। उसके बाद खेती के लिए मृदा नहीं बचेगी। चेंज, भारत के 90% राज्य उर्वर भूमि के मरुस्थलीकरण का सामना कर रहे हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के आंकड़ों के अनुसार
भारत में 964 लाख हेक्टेयर भूमि मृदा अपरदन से भारत में 2016 में 264 लाख हेक्टेयर भूमि अपरदन ग्रस्त थी। अपरदन ग्रस्त थे। राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर के सहयोग से राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर के सहयोग से भूमि संसाधन विभाग द्वारा प्रदत्त आंकड़ों के मुताबिक $557.7 लाख हेक्टेयर, अब ब्रैकेट में 2019 दे दीजिएगा। ये मैं जो डाटा दे रहा हूं आप लोगों को, वो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो दिल्ली के द्वारा ये डाटा दिया गया है 29 मार्च 2022 को, और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय का ये है। ठीक है, उस इंफॉर्मेशन ब्यूरो में, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के द्वारा ये प्रकाशित किया गया है, नेट पर भी अवेलेबल है। 557.7 हेक्टेयर क्षेत्र अपरदनग्रस्त है। बिहार में 8,51,000 हेक्टेयर भूमि अपरदनग्रस्त है। हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि अपरदनग्रस्त है। प्रकार समझ गए? मृदा अपरदन के प्रकार पीएच की तरह, जनरल स्टडीज की तरह हम लोग पढ़ेंगे, बहुत डीप नहीं जाना है इस पे। परत अपरदन पहला, अंग्रेजी में इसको कहते हैं शीट इरोजन। जैसे पर्वतीय भूमि होती है या ढलवा भूमि प्रदेश होता है, जहाँ वनस्पति आवरण नहीं होता है। वनस्पति क्या करती है? मिट्टी को पकड़ के रखती है। तो वहाँ जल, ये वर्षा जल, भारी वर्षा जब होती है तो मिट्टी कीट के रूप में, परत के रूप में उखड़ कर अन्यत्र बहकर चली जाती है। तो क्या कहेंगे? परत अपरदन, अंग्रेजी में शीट इरोजन। देखिए, पर्वतीय एवं ढलवा भूमि प्रदेशों में जहां वनस्पति आवरण कम होते हैं, वहां तीव्र वर्षा के क्रम में
मिट्टी के ऊपरी परत मिट्टी की ऊपरी परत वर्षा जल के साथ बहकर अन्यत्र चली जाती है। बहकर अन्यत्र चली जाती है। इसी स्थिति को परत अपर्दन कहा जाता है। अब नालिका अपर्दन। खुली एरोजन, DULLY। समतल या उबड़ खाबड़ भूमि प्रदेशों में जल के तीव्र बहाव के परिणाम स्वरूप बड़े बड़े खड्डों का निर्माण हो जाता है। खड्डों, खड्ड खड्ड खड्डों का निर्माण हो जाता है। इस तरह के अपर्दन को अवनालिका अपर्दन कहते हैं। पवन अपर्दन। विंड इरोजन। शुष्क एवं अर्धशुष्क प्रदेशों में शुष्क एवं अर्धशुष्क पवन अपर्दन में शुष्क एवं अर्धशुष्क प्रदेशों में मिट्टी की ऊपरी परत शुष्क तथा ढीली होती है। ढीली होती है। ढीली ढीली ढीला, समझिए ना, ढीला ढीली हो गई, ढीली होगी, संगठित नहीं रहता है, ढीली होती है। परिणामतः पवन द्वारा असंगठित धूल कणों को अन्यत्र बहाकर ले जाया जाता है। असंगठित धूल कणों को पवन द्वारा अन्यत्र बहाकर ले जाया जाता है। से ही पवन अपर्दन कहते हैं।
लिख लिए। इसके बाद समुद्री लहरों द्वारा भी होता है, ज्वालामुखीय कारणों से भी होता है। ठीक है, प्रकार में यही तीन पढ़ेंगे, कारण में पूरे विस्तार से पढ़ते हैं हम लोग। मैंने पहले ही कह दिया है, ये जीएस की तरह हम दे रहे हैं। प्रकार में बहुत विस्तार से जाएंगे। और मृदा अपरदन के कारण में मृदा अपरदन के निम्नलिखित कारण है, लिखिए। है, देखिए मृदा अपरदन के दो मुख्य कारण हैं। पहला प्राकृतिक एवं भौतिक, दूसरा मानवीय या सांस्कृतिक। डायग्राम बाद में उतारिएगा, पहले डिटेल लिखते हैं हम लोग। दूसरा लिख लिए। सबसे पहले भौतिक कारण में या प्राकृतिक कारण में भूस्खलन, भूमि स्खलन। भूमि स्खलन जानते हैं ये सब? हाँ सोए, भूमि स्खलन समझते हैं ना? देखिए भूमि स्खलन द्वारा ऐसे देख लिखिए, आधार शैलों या आवरण प्रस्तर का, शैलो चट्टान भूस्खलन देखे ना। आधार शैल होता है वो क्या होता है, खिसक जाता है, और जो खिसकता है तो क्या है, धड़ 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 ऊपर से। ठीक है, आधार शैल समझे ना, आधार शैल जब खिसकेगा तभी ना ऊपर से धड़ धड़ गिरेगा। आधार शैलों क्या आवरण प्रस्तर का भारी मात्रा में तेजी से खिसकना ही भूमि स्खलन है। जहां पर्वतीय ढाल तीव्र होते हैं, जहां पर्वतीय ढाल तीव्र होते हैं वहां भीषण भूस्खलन की संभावना होती है। जहां पर्वतीय ढाल तीव्र होते हैं वहां भीषण भूस्खलन की संभावना, ढाल तीव्र होगा तो होगा ना, भीषण भूस्खलन की संभावना होती है। अब भूस्खलन किन किन कारणों से होता है, क्यों खिसक जाता है? ठीक है, सबसे पहले तो भूकंप और ज्वालामुखी। भूस्खलन के कारण पहला प्राकृतिक या भौतिक, मृदा अपरदन के प्राकृतिक या भौतिक कारण में पहला मैंने क्या बताया, भूस्खलन। अब भूस्खलन का क्या कारण है? भूकंप। ठीक है, भूमि स्खलन के निम्न कारण है। ठीक है, भूमि स्खलन के निम्न कारण है। पहला भूकंप, ज्वालामुखीय विस्फोट के झटकों द्वारा भूकंप एवं ज्वालामुखीय विस्फोट के झटकों द्वारा चट्टानों को विस्थापित कर देना या शैल संरचनाओं को विस्थापित कर देना।
क्लियर। अब जहां मान लीजिए ये नदी है, नदी का अपरदन बहुत तेजी से हो रहा है निचले भाग में, तो ढाल जो है बहुत तीखा हो गया, तो क्या हुआ, भूस्खलन की संभावना है। समझ में आई बात। देखिए नेक्स्ट, नदी अपरदन के परिणाम स्वरूप ढाल के आधार का और अधिक तीव्र हो जाना। अब पर्वतीय ढालों पर चट्टानों के बीच में जो पानी भरा रहता है वो जम गया या पिघल गया, तो क्या होता है, इससे चट्टानों के नीचे खिसकने का खतरा बढ़ जाता है। समझ आई बात। लिखिए तीसरा, भूस्खलन के कारण बता रहे हैं। मृदा अपरदन का भौतिक कारण में पहला कारण चल रहा है भूस्खलन, भूस्खलन का ही कारण बता रहे हैं। क्लियर है। देखिए पर्वतीय ढालों पर पर्वतीय ढालों पर चट्टानों के बीच में भरे जल के जमने और पिघलने से चट्टानों के टूटने चट्टानों का टूटना और ढालों पर खिसकना, ढालों पर खिसकना, खिसकना किधर, ऊपर की नीचे, नीचे, नीचे की ओर खिसकना। नेक्स्ट पॉइंट, भूस्खलन का कारण नहीं पढ़ा रहे। मुलायम पारगम्य चट्टानों में, मुलायम पारगम्य चट्टानों में रिस कर जमा हुए हिम, हिम, हिम समझ है ना, बर्फ, हिम या जल का बोझ भी, जल के बोझ के कारण भी पर्वतीय ढालों पर चट्टान टूटने लगते हैं और खिसकने लगते हैं। निकलिए नेक्स्ट पॉइंट, भूस्खलन का कारण ही बना रहे, समुद्र तट के निकट प्रायः समुद्री लहरें समुद्री लहरें भिगुओं, भिगुओं ऐसे लिखिएगा, के आधार को काट देती है।
इस प्रकार आधार पर कटे भृगु आगे की ओर निकलते हुए झूलते रहते हैं और एक दिन टूटकर गिर जाते हैं। ठीक है, अब ये भूस्खलन कहाँ होगा बताइए तो? समुद्र है ना, यहाँ होगा? हाँ, हिमालयी क्षेत्र में होगा। और ऐसे पर्वतीय क्षेत्र जहाँ वनस्पति आवरण, बहुत ऐसा पर्वतीय क्षेत्र है जहाँ वनस्पति आवरण काफी मात्रा में हुआ करता था, लेकिन लोगों ने काट काट करके पहाड़ को वीरान बना दिया। अब देखिएगा, बहुत सारे तीर्थ स्थलों पर जाइएगा, आज जाइए, अब 5 साल के बाद जाइए, हिंदुस्तान के अधिकांश तीर्थ स्थल तो पहाड़ी इलाके पर है। ठीक है, माता जी या भोला बाबा कहाँ पर बसे हुए हैं? सब पहाड़ पर, बड़ा रमणीक जगह पर। इन लोगों का इंटरेस्ट बहुत अच्छा था, नहीं है? वैष्णो देवी गई, एकदम आराम से शांति से कांड हो रही है कश्मीर में, वो भी गुफा में। जहाँ भी देखिएगा रमणीक स्थान पर, देवघर है पहाड़ में है, नहीं है? चारों ओर तो पहाड़ ही पहाड़ है, तो एकदम पहाड़ को घिस गया है आते ही, इतना मानवीय गतिविधियां हुई है। त्र्यंबकेश्वर कोई गए? बहुत सुंदर दृश्य है वहां का, है त्र्यंबकेश्वर, नासिक। तो ये ताराचंडी, तो ये यहाँ पर ये भूस्खलन होने की संभावना हिमालय में और पश्चिमी घाट में, नदी घाटियों में, और वैसा पर्वतीय क्षेत्र जहां पर वनस्पति आवरण कम हो या नहीं रहने दिया गया है, भूस्खलन की संभावना वहां बढ़ जाती है। एक बात ध्यान में रखिएगा, मृदा अपरदन होता है प्राकृतिक कारणों से, लेकिन मानवीय गतिविधियां उस वातावरण का निर्माण करती है जिसमें प्राकृतिक कारक पहले से अधिक सक्रिय होकर अपरदन को बढ़ावा देते हैं। नहीं समझे? क्लियर है? होती है किससे? प्राकृतिक कारक से, लेकिन मानव की गतिविधियां प्राकृतिक कारक को अधिक गतिशील बना देती। ठीक है, प्राकृतिक कारकों से अगर 100 साल में होगा तो मानव उसको जबरदस्ती 50 साल 25 साल में करवा देता। समझ आई बात? तो लिखिए, पहले चेंज करके लिखिएगा, भूस्खलन का ही है। हिमालय पश्चिमी घाट एवं नदी घाटियों में प्रायः भूस्खलन के कारण मृदा अपरदन होती है। वनावरण विहीन, वनावरण विहीन पर्वतीय क्षेत्रों में
भारी वर्षा के दौरान मृदा अपरदन और अधिक तीव्र होती है। ठीक है, तो ये भूस्खलन। ठीक है, दूसरा अब नालिका अपरदन। यही ये प्रकार छोड़ के सीधे कारण पर चले आए। समतल अथवा उबड़ खाबड़ भूमि प्रदेशों में अथवा उबड़ खाबड़ भूमि प्रदेशों में जल के तीव्र बहाव जल के तीव्र प्रवाह के कारण मिट्टी कटकर जल के साथ बह जाती है। तथा बड़े बड़े खड्डों का विकास हो जाता है। यमुना और चंबल के बीहड़ों में यमुना और चंबल के बीहड़ों में इस तरह की क्रियाएं बड़े पैमाने पर देखी जाती हैं। तो यहां पर अवनालिका अपरदन में क्या हो गया? जल का तीव्र बहाव, भौतिक कारक हुआ, प्राकृतिक कारक हुआ। ठीक है, अवनालिका अपरदन में क्या? जल का तीव्र बहाव। उसके बाद ये पवन अपरदन, पवन भी अपरदन करता है। जो प्रकार में पढ़ाई चीज है ना, प्रकार में पढ़ा है ना पवन अपरदन, इसमें क्षेत्र लिख दीजिए। राजस्थान का पश्चिमोत्तर क्षेत्र, राजस्थान का पश्चिमोत्तर क्षेत्र, पंजाब का पटियाला क्षेत्र, हरियाणा के गुड़गांव, हिसार, हरियाणा के गुड़गांव, हिसार, करनाल, क्षेत्रों में रेतीली जमीन के कारण रेतीली जमीन के कारण पवन अपरदन अधिक होता है। नदी अपरदन, नदियों के द्वारा उत्तर भारत की नदियां
अस्थाई मार्गों का निर्माण नहीं कर सकी हैं। नहीं कर सकी हैं। फलतः मैदानी क्षेत्रों में क्षैतिज अपर्दन द्वारा यह बार बार अपने मार्ग बदलती रहती है। बदलती रहती है। इस दौरान तीव्र मृदा अपर्दन होता है। इस दौरान तीव्र मृदा अपर्दन होता है। समुद्र तटीय अपर्दन। समुद्र तटीय क्षेत्रों में ज्वार भाटा, समुद्री तरंगे भी मृदा अपर्दन के प्रमुख कारण हैं। हाँ? तरंगे भी मृदा अपर्दन के प्रमुख कारण। हो गया। अब लास्ट में मूसलाधार बारिश जब होती है, ठीक है, तो धरती को एकाएक जो बारिश होती है तो धरती को पानी को सोखने का अवसर नहीं मिलता। तो प्रोसेस होगा तब ना, एकाएक बादल फट गया, जमीन भी फट गई। नहीं समझे? देखिए वर्षा की प्रकृति एवं वितरण। मूसलाधार वर्षा की स्थिति में धरती को जल सोखने का अवसर नहीं मिलता है और भारी अपर्दन होता रहता है। अब आप लोग अपर्दन के कारक, भौतिक कारक समझ गए हैं। तो लहरों द्वारा कहां होगा अपर्दन? तटीय क्षेत्र में लहरों द्वारा। भूस्खलन द्वारा ज्यादातर कहाँ होगा? है कौन? पर्वतीय क्षेत्र बताओ ना। हिमालय बोलो ना, तो जम्मू का खाली जम्मू कश्मीर होगा, उत्तराखंड में नहीं होगा। हिमालय बोल दो ना, हो गया। हिमालय, पश्चिमी घाट,
पश्चिमी घाट में जो समुद्र है ना, निचला खिसका देगा वो। पेड़ है हिमालय, पश्चिमी घाट और वनावरण विहीन पर्वतीय क्षेत्रों में भूस्खलन द्वारा। आई जो उत्तर भारत का मैदान, जो ये नदियां जो है अस्थाई मार्ग नहीं बना पाई है। दक्षिण भारत की नदियां अपना मार्ग कर लिए, इधर उधर भटकती नहीं है। इधर भटकाव लगा हुआ है, किधर? उत्तर भारत। तो उत्तर भारत में कौन कौन? यूपी, एमपी, बंगाल, बिहार में किससे होगा? जल के तीव्र बहाव से। ओवरऑल समझिए, क्लियर हो रहा है? और ज्यादा हवा कहाँ चलेगा? राजस्थान में, गुजरात में, पंजाब में। क्या होगा? तीव्र पवन तेज। तो पूरे भारत के बारे में अगर कहा जाए मृदा अपरदन कारक, तो 3 लाइन में पूछा जाए, लिख लीजिएगा ना, 4 ही लाइन रखे, नहीं हो जाएगा क्या? अतः पूछेगा 2 अंक में, तो इतना बड़ा लिखिएगा, कैसे लिखिएगा? हिमालय, पश्चिमी घाट जैसे क्षेत्रों में, वनावरण विहीन पर्वतीय क्षेत्रों में भूस्खलन से, उत्तर भारत जैसे यूपी, एमपी व बंगाल, बिहार में जल के तीव्र बहाव, मूसलाधार बारिश से, तटीय क्षेत्रों में लहरों से, राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा में वायु से, पवन वेग से। तो क्लियर है? हा? हो गया। और एगो थोड़ा सा दे दीजिएगा, नॉर्थ ईस्ट में झूम कृषि बहुत होता है, झूम कृषि से भी मृदा अपरदन होता है। झूम कृषि को क्या कहिएगा? नेचुरल कहिएगा या ह्यूमन, मानवीय बोलेंगे? तो मृदा अपरदन के प्राकृतिक कारक लिख लीजिएगा। क्या लिखिएगा? सोचते रहिए। इतना बढ़िया से बता दिए। पर्वतीय क्षेत्र कौन? हिमालय, पश्चिमी घाट, स्पष्ट कहिए ना। हिमालय, पश्चिमी घाट, वनविहीन पर्वतीय क्षेत्रों भूस्खलन से, तटीय क्षेत्रों में लहरों से, मैदानी एरिया में उत्तरी भारत में जल के तीव्र बहाव से, राजस्थान, ये सब में पवन वेग से। क्लियर तो है? कहाँ दिक्कत है? हो गया। अब मूसलाधार बारिश कहीं भी होगी तो होगा ही है। आसान हुआ चैप्टर। चलते हैं मानवीय। कोई भी चीज को मौत के छोटा भी कर लेना चाहिए और बड़ा भी, तब जाके मेंस निकले। आप में वो हुनर होना चाहिए, क्या? किसी चीज पर इतना भी लिख सके और इतना भी लिख सके। ठीक है? सागर में गागर भी भर सके और गागर में भी सागर भर सके। अभी हम लोग क्या कर रहे थे? गागर में सागर भर। तो इसलिए कहा जाता है मेंस जो है वह आर्ट ऑफ राइटिंग है। आप जानते हैं बहुत, वो नहीं, आपको 2 अंक का दे देगा मृदा अपरदन के भौतिक कारक। अब जानते हैं बहुत, कहिएगा कैसे होगा? एग्जामिनर पगला गया है। मृदा अपरदन का भौतिक कारक 2 अंक में पूछा जाता है। जब मृदा अपरदन का कोई एक कारक पूछ देता, नहीं समझे? मेंस क्या है? आर्ट ऑफ राइटिंग। नॉलेज का टेस्ट तो है ही, आर्ट ऑफ राइटिंग का टेस्ट होता है। और मेन इसलिए मेन होता है, मेन इसलिए मेन होता है। चलिए आगे बढ़े। अब क्या? मानवीय एवं सांस्कृतिक कारक। सबसे पहले मानवीय एवं सांस्कृतिक कारक में देंगे, पूरा प्राचीन काल से ही हम लोग पशुओं को पालतू बनाए हुए हैं। अब पालतू जब से पशुओं को हम लोगों ने बना लिया, तब क्या करते हैं? पशुचारण करवाते हैं। पशुचारण के क्रम में क्या होता है? पशुओं के खूरों से मिट्टी का जो ऊपरी परत का वो भी नष्ट होता है। तो पशुचारण ठीक, लेकिन अतिचारण से स्थिति क्या? अतिचारण पहला। मानव और कौन करेगा? पशु थोड़ी मानव को पालता है, मानव ही। पशुपालन के क्रम में पशुओं द्वारा
अतिचारण। देखिए इसको डील थोड़ा कर दिए। जिन स्थानों पर पशुओं की संख्या अधिक और चारागाह सीमित हैं, फ्रांस कह रहा है, हाँ? वहां निरंतर चढ़ाई से
हेलो। हाँ ठीक, चलो। हेलो। अब मृदा अपरदन का मतलब क्या हुआ? मृदा का अनुर्वर हो जाना, ऊपरी परत उपजाऊ नहीं रहना, फसल योग्य नहीं रह जाना। तो खेती जब होती है तो खेती के क्रम में बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिससे मृदा अपरदन को बढ़ावा मिलता है, जिससे मिट्टी अनुर्वर हो जाती है। पहला, झूम कृषि। झूम कृषि में क्या किया जाता है? हाँ, जंगल को काट कर, तो उससे मृदा अपरदन होता है। कह रहे, उसमें फसल के हेर फेर के जगह खेत का हेर फेर होता है, काटा जाता है। झूम कृषि। और आपको जब खेती में ये खेती की जाती है, मान लीजिए मेड़बंदी नहीं की जाती है, तो मेड़बंदी नहीं की जाएगी तो क्या होगा? या तो हवा बहा कर ले जाएगी, या बारिश होगी तो जल के द्वारा मट्टी बहकर चला जाएगा। तो मेड़बंदी का अभाव। अब जहां पहाड़ी एरिया है वहां समोच्च रेखाओं के अनुरूप जुताई होना चाहिए। नहीं समझे? अगर ऐसे जुताई होता है तो क्या होगा? ज्यादा अपरदन होगा। क्लियर है? समोच्च रेखाओं के अनुरूप जोत का अभाव, पेड़बंदी का अभाव, भूम कृषि, क्रॉप रोटेशन। अगर एक ही तरह का फसल बार बार होता है तो मिट्टी का जो पोषक तत्व है जो फसल लेता है वो खत्म हो जाएगा। क्रॉप रोटेशन समझ गए? अलग अलग फसल साचार्य, फसल बदल कर खेती करना। क्रॉप रोटेशन नहीं होना वो भी एक कारण है। अब कभी कभी होता है कि खेत को जोत कर लोग खुला छोड़ देते हैं, बारिश हुआ तो मिट्टी बह गई, या हवा आंधी तूफान है तो मिट्टी को बहाकर लेके चला गया। ठीक है? और जहां ऐसा ढाल जहां पर वनस्पति नहीं है मिट्टी को पकड़े रखने वाला, वहां पर अगर खेती होती है वहां पर अपरदन होगा। क्लियर है? और अगर खेती में बड़े पैमाने पर बड़े रासायनिक उर्वरक, रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल होता है तो क्या करेगा रासायनिक उर्वरक कीटनाशक? मिट्टी का जो पोषक तत्व है वो नष्ट कर देगा, तो उसकी उर्वरता खत्म हो जाएगी। ये हो गया क्या? कृषि की दोषपूर्ण पद्धतियां के कारण मृदा अपरदन होता है, और इन पद्धतियों के लिए जिम्मेवार कौन है? मानव। तो दूसरा लिखिए, कृषि की दोषपूर्ण पद्धति। इसी में पॉइंट वाइज लिखते जाइए, पॉइंट वाइज लिखते जाएगा। आदिम जनजातियों द्वारा स्थानांतरीय कृषि यानी झूम कृषि, स्थानांतरीय कृषि यानी झूम कृषि, खेत के चारों ओर मेड़बंदी का अभाव, समोच्च रेखाओं के अनुरूप जोत का अभाव, दोषपूर्ण फसल चक्र पद्धति। दोषपूर्ण फसल चक्र, खेतों को जोत कर खुला छोड़ देना, कृषि में अत्यधिक रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक का उपयोग,
वनस्पति विहीन ढालों पर खेती, ढालों पर कृषि, हो गया। तीसरा, दूसरा था, तीसरा लिखिए निर्वनीकरण, डिफॉरेस्टेशन। देखिए आधुनिकीकरण के क्रम में वन संपदा के अनियंत्रित दोहन से निर्वनीकरण की समस्या उत्पन्न होती है। वनस्पति की जड़ें मृदा संगठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। होता क्या है कि जहां पेड़ पौधा है वहां जो बारिश होती है तो बारिश को झेल लेता है कौन? पेड़ पौधा, घास, ये सब। ये अगर नहीं रहता है तो बारिश के मार को सीधे झेलना पड़ता है, किसको? मिट्टी को। क्लियर है? देखिए वनस्पति विहीन क्षेत्रों में पानी की बूंदों का प्रभाव भूमि पर सीधे रूप में होता है। अतः यहाँ वो पानी की बूंदों का प्रभाव भूमि पर सीधे रूप में होता है। पहले भी होता है लेकिन वो पानी जो उसका वेग जो है पेड़ की पत्ती या पेड़ की डाली कम कर देता है, उसके बाद आराम से गिरता है वो। हेलो। ठीक है, कहाँ समझ रहा है? हम्म। तो ये वन विनाश, उसके बाद जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि। देखिए ठीक ली, भारत में तीव्र गति से बढ़ती जनसंख्या के कारण वनों को काटकर कृषि भूमि तथा आवासीय भूमि के अंतर्गत लाया जा रहा है।
लाया जा रहा है। इससे भी मृदा अपरदन की क्रिया प्रोत्साहित होती है। नेक्स्ट, पर्वतीय क्षेत्रों में, पर्वतीय क्षेत्रों में डायनामाइट का प्रयोग कर चट्टानों को तोड़ना, खुदाई करना इत्यादि। ये हो गया क्या, मृदा अपरदन के कारण। क्लियर है, कोई दिक्कत? हाँ, इससे भी मृदा अपरदन की क्रिया को बल मिलता है। ठीक है, एक चीज और लिख लीजिए, जनसंख्या वृद्धि में तो ही पर्वतीय क्षेत्रों में शहरीकरण, औद्योगिकरण एवं बड़ी बड़ी परियोजनाओं का निर्माण का क्रियान्वयन हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे मृदा अपरदन का परिणाम, मृदा अपरदन का परिणाम। बढ़े है सर, अब पानी पिलाओ तो। पानी, ओ अच्छा, सबसे पहला तो क्या, मृदा अनुर्वर हो जाती है ना, है उपजाऊ हो जाती है, हाँ, अनुर्वर हो जाती है। वनस्पति आवरण नष्ट हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, भूमि
मृदा या भूमि की जल शोषण क्षमता कम हो जाती है, क्योंकि नष्ट हुई मृदा जल प्रवाह को अवशोषित और नियंत्रित नहीं कर सकती है। जल प्रतिधारण क्षमता की कमी से जल की कमी, सूखा और बाढ़ की उत्पन्न होती है। लिख लिए? लिख रहे हो? अब यहां पर नदियों के बहाव क्षेत्र में अगर मिट्टी मृदा अपरदन होता है तो मिट्टी जमा होती है, तो मिट्टी जमा होगी तो क्या होगा? दो बात होगी, या तो बाढ़ आएगा या नदी मार्ग परिवर्तन। समझ में आई बात? ये इन मृदा अपरदन के कारण ही ब्रह्मपुत्र नदी में माजुली द्वीप है जो कटाव हो रहा है, और वहां से लोग विस्थापित हो रहे हैं। यानी मृदा अपरदन विस्थापन को भी बढ़ावा देता है, और विस्थापन होगा तो लोग जहां पर जाएंगे वहां संघर्ष होगा। यानी विस्थापन, प्रवास और संघर्ष समस्या भी उत्पन्न। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। नदियों के बहाव क्षेत्र में मृदा क्षरण के कारण मिट्टी जमा हो जाती है, जिससे दो तरह की समस्या उत्पन्न होती है। क्या? बाढ़ और नदियों का मार्ग परिवर्तन। और मैंने बताया कि जहां मृदा अनुर्वर होगी वहां से लोग क्या करेंगे? प्रवास, विस्थापन होगा, संघर्ष को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है? एक तो वो नदी के मार्ग परिवर्तन से, बाढ़ से भी होगा, प्रदन से नदी मार्ग परिवर्तन भी तो होता है, उससे भी विस्थापन होगा। और दूसरा, मृदा अपरदन से खाद्य सुरक्षा प्रभावित होगी, तो उससे भी विस्थापन को बल मिलेगा। तो क्या क्या मिला? प्रवास,
विस्थापन। और जब ये होगा तो क्या होगा? सामाजिक कर्ष की समस्या उत्पन्न होती है। मृदा अपर्दन होगा भैया तो खाद्य सुरक्षा पर क्या पड़ता है और बुरा असर पड़ेगा। बताए थे शुरुआत में ही कि वैज्ञानिकों का आकलन है कि 1 चम्मच मिट्टी में जीवित जीवों की संख्या अरबों में होती है। क्या कहा यूएनओ ने? पृथ्वी पर जितनी आबादी है उससे ज्यादा जीवित जीव इसमें 1 चम्मच मिट्टी में, तो जैव विविधता का ह्रास होगा ना। देखिए वैज्ञानिकों के आकलन के अनुसार, इसमें थोड़ा सा डील कर दीजिए, लगभग 27,000 प्रजातियां प्रतिवर्ष लुप्त हो रही हैं। भैया लोगों का आजीविका प्रभावित होगी, लोगों की आजीविका पर, खासकर किसानों पर के बुरा असर पड़ता है। जलवायु परिवर्तन को थोड़ा डील करते हैं। जलवायु परिवर्तन मृदा में अंश, मृदा में संग्रहित कार्बन जीवित पौधों की तुलना में तीन गुना अधिक होती है। और वातावरण में 2 गुना अधिक। जिसका तात्पर्य यह है कि कार्बन पृथक्करण के लिए कार्बन पृथक्करण के लिए मृदा महत्वपूर्ण है।
पहला चेंज, यदि धरती की मृदा को पुनर्जीवित नहीं किया जाता है तो वे जलवायु परिवर्तन में अपना योगदान देने वाले, सॉरी जलवायु परिवर्तन में अपना नहीं, जलवायु परिवर्तन में योगदान देने वाले 850 अरब टन 850 अरब बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ सकते हैं। टन कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ सकते हैं। यह पिछले 30 वर्षों में संयुक्त रूप से मानवों के सभी उत्सर्जन से अधिक है। ठीक है, चलिए अब लिखिए उपाय। ये क्या हो गया? परिणाम। अब उपाय, जो कारण है कारण को हटा दीजिए, क्या हो जाएगा? उपाय। लिख लीजिएगा। देखिए पहला, सबसे पहले कृषि की पद्धति के संबंध में सुझाव देंगे। पहला, वैज्ञानिक कृषि, जैविक कृषि, समोच्च रेखाओं के अनुरूप जुताई, खेतों की मेड़बंदी, पहाड़ी भागों में सीढ़ीनुमा खेती, दूसरा, और ये फसल चक्र पद्धति, फसल चक्र पद्धति, दूसरा सामाजिक वानिकी कार्यक्रम को प्रोत्साहन, तीसरा यत्र तत्र पशुचारण पर रोक, वानिकी पढ़ाए थे ना, सोशल फॉरेस्ट्री को प्रोत्साहन, यत्र तत्र पशुचारण पर रोक, यत्र तत्र पशुचारण पर रोक, पशुओं के लिए अलग चरागाह की व्यवस्था,
विंड ब्रेक लगाकर मृदा की रक्षा करना। विंड ब्रेक कैसे होगा? वायुरोधी, मतलब इलाके के चारों ओर एक रेखा में झाड़ी और छोटा बड़ा पौधा लगा देना, तो क्या होगा? मिट्टी बहकर वहां या हवा उड़ाकर नहीं ले जाएगी। वनों की कटाई पर रोक, सतत विकास के क्रम में सतत विकास के मॉडल को अपनाना। सतत विकास क्या है बता चुके हैं ना? पर्वतीय इलाकों में निर्माण कार्य को सीमित करना। वो सीमित करना। ठीक है। आगे लिखिए, मृदा संरक्षण की दिशा में सरकारी प्रयास। सब त्रस्त हो गए ना? जल्दी समेट देते हैं। मृदा संरक्षण की दिशा में सरकारी प्रयास। आप वहां पर एक सुझाव दे सकते हैं उपाय में, झूम कृषि की जगह आदिवासियों को अस्थायी कृषि के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। रेगिस्तानी इलाकों के सीमांत पर वृक्षारोपण के द्वारा मरुस्थलीकरण के विस्तार पर रोक, ये भी दिया जाए। ये सब लिख लीजिए। झूम कृषि की जगह अस्थायी कृषि पर जोर, आदिवासियों को झूम कृषि के जगह अस्थायी कृषि के लिए प्रोत्साहित करना। रेगिस्तानी क्षेत्रों में सीमांत पर हरित पट्टी का निर्माण, ताकि मरुस्थलीकरण का विस्तार न हो। हरित पट्टी का विस्तार, हरित पट्टी समझे? पेड़ पौधा लगा देना। सरकारी प्रयास लिखिए। कई कार्यक्रम तथा अभिकरण बनाए गए हैं। कई कार्यक्रम तथा अभिकरण बनाए गए हैं। तथा अभिकरण बनाए गए हैं, जैसे राष्ट्रीय भूमि उपयोग बोर्ड, उपयोग बोर्ड,
राज्य भूमि उपयोग बोर्ड, अखिल भारतीय मृदा और भूमि उपयोग सर्वेक्षण, अखिल भारतीय मृदा और भूमि उपयोग सर्वेक्षण, केंद्रीय भूमि और जल संरक्षण, केंद्रीय भूमि और जल संरक्षण शोध और प्रशिक्षण संस्थान, देख लिए। नेक्स्ट, देश के विभिन्न भाग, नेक्स्ट पॉइंट, देश के विभिन्न भागों में मृदा संरक्षण के लिए भारत सरकार द्वारा केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड की स्थापना की गई है। केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड की स्थापना की गई है। मरुस्थलीय क्षेत्र, नेक्स्ट, मरुस्थलीय क्षेत्रों की समस्याओं के अध्ययन के लिए जोधपुर में मरुस्थलीय क्षेत्रों की समस्याओं के अध्ययन के लिए जोधपुर में केजड़ी, CAZRI का फुल फॉर्म हुआ सेंट्रल एरिड जोन, दिख रहा है ध्यान से, दिख रहा है, रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई। कुछ योजना का नाम लिख लीजिए, योजना के बारे में आप लोग लिख लीजिएगा। राष्ट्रीय परंपरागत कृषि विकास योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, परंपरागत कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय कृषि विज्ञान योजना, इत्यादि। विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? 5 दिसंबर। क्या हो गया? ये मृदा प्रकरण समग्रतः कंक्लूड करते हैं। समग्रतः मृदा
जीवन का आधार है। लेकिन प्राकृतिक एवं मानवीय कारणों से क्या निरंतर क्षरण हो रहा है, जो मानव सभ्यता के लिए काफी घातक है। से रोकने के लिए समाज और सरकार दोनों ही स्तरों पर कार्य किया जाना जरूरी है। शिक्षण संस्थानों के पाठ्यक्रमों मीडिया के विभिन्न आयामों के द्वारा इस संबंध में लोगों को गंभीर एवं जागरूक बनाने की जरूरत है। ये था मृदा अपरदन। क्या क्या हम लोग पढ़े आज मृदा अपरदन में? मृदा अपरदन की परिभाषा, प्रकार, कारण। कारण में दो तरह के कारण कौन कौन? प्राकृतिक या भौतिक एवं मानवीय सह सांस्कृतिक। के बाद मृदा अपरदन के परिणाम। फिर क्या पढ़े? मृदा अपरदन को रोकने के उपाय। फिर क्या पढ़े? सरकारी प्रयास या योजनाएं। ओके, फिर आते हैं हम लोग भारतीय अपवाह तंत्र। भारत में जो नदियां हैं उनके बारे में, ठीक है। डायग्राम भी और डिटेल भी चलेगा। भोजन करके आइए। हेलो।